Two reactions R1 and R2 have identical pre-exponential factors. Activation energy of R1 exceeds that of R2 by 10 kJ per mole if K1 and K2 are rate constants for reactions R1 and R2 respectively at 300 Kelvin, then ये जो रेशियो है log इसका इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बतानी है कुल मिला। बेसिकली गाइज केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो अर्हीनियस इक्वेशन है ना, इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इनफैक्ट जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं ना कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी के जो क्वेश्चंस आते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कि रेट कांस्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है अगर टेम्परेचर चेंज करूँ या ईए चेंज करूँ एक्टिवेशन एनर्जी, या ये जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है ए या स्टेरिक फैक्टर चेंज कर दूँ। आपके ये टर्म्स सुने हुए होंगे या नहीं भी होंगे तो कंफ्यूज मत हो, हम अभी पूरी वीडियो में इसमें देख चुके होंगे ये जब आप खत्म करेंगे, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस टॉपिक पे है ना बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। बेसिकली क्या क्या दिया है कि R1 और R2 जो हैव आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स, इसका मतलब क्या है, ए दोनों का सेम है। ए किस में, अर्हीनियस इक्वेशन में। एंड अर्हीनियस इक्वेशन होती क्या है, ये होता है रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए ओवर आर टी, राइट। नाउ ई ए क्या है इसमें, ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी एंड ए क्या है, ए इज ये जो बोला है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इसको आप कॉलिजन नंबर भी बोल सकते हैं। अब दोनों दो रिएक्शंस है R1 और R2, वो दोनों का ए सेम दिया हुआ है। ओके गाइस, अब देखिए जैसे इन्होंने K2 K1 की रेशियो पूछी है तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, देखिए K1 वुड बी इक्वल्स टू फॉर रिएक्शन R1 A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए वन अपॉन आर टी। एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट है, एंड टेम्परेचर टी दोनों रिएक्शंस 300 केल्विन पे हो रही है तो ये भी कांस्टेंट है। सिमिलरली फॉर रिएक्शन R2 वी हैव K2 इक्वल्स टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए टू ओवर आर टी, ए क्योंकि दोनों में सेम दिया हुआ है, राइट। समझ में आपको। अब दूसरी चीज इसमें क्या दी गई है कि जो डिफरेंस है एक्टिवेशन एनर्जी का, यानी ऑफ R1 माइनस R2, यानी क्या दिया हुआ है, EA1 माइनस EA2 10 kJ दी हुई है, 10 kJ पर मोल। सो अब क्योंकि मुझे इसकी रेशियो बतानी है, अब मैं क्या करूं, सबसे पहले देखिए गाइज मैं इसका रेशियो ही कर देता हूं, डिवाइड कर दूं इसको। सो अब K2 और K1 पूला है ना, तो मैं K2 अपॉन K1 ही कर देता हूं। सो ये हो जाएगा इक्वल्स टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए टू आर टी डिवाइडेड बाई A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए वन अपॉन आर टी। अब A से A कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, ऊपर ले लूं उसे, तो E इक्वल्स टू ई टू द पावर आई मीन ई ए वन अपॉन आर टी माइनस ई ए टू अपॉन आर टी हो जाएगा, और यहाँ पे आपका K2 अपॉन K1। सही है गाइज। अब क्या है, इसमें ln लिया हुआ है, log ले लूं दोनों साइड, राइट। अब क्योंकि बेस E पे है इधर तो और आसान हो जाएगा इधर, तो ये क्या हो गया, ln K2 और K1 जो मुझे फाइंड करनी है, ये क्या हो जाएगा, ln E की पावर समथिंग यानी EA1 अपॉन आर टी माइनस EA2 अपॉन आर टी, ये हो जाएगा गाइज। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, EA1 माइनस EA2 अपॉन आर टी। सो इसको अब EA1 माइनस EA2 क्या है, 10 kJ है, राइट गाइज। सो 10 इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू क्या गई, तो 8.314 इंटू टेम्परेचर क्या है 300। नाउ गाइज अगर आपको कैलकुलेशन में अगर दिक्कत होती है कि मैंने यहाँ 10 पावर 3 क्यों ले लिया, सिर्फ 10 क्यों नहीं लिया, बहुत इक्वेशन में आपको देखते होंगे, तो बेसिकली गाइज क्योंकि नीचे यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन में है ना ये आर की वैल्यू, तो इसलिए मैंने 10 पावर 3 ले लिया ताकि जूल से जूल डिवाइड हो जाए। आई होप गाइज आपको बेसिक पता होगा। अगर इन केस यहाँ केजे की वैल्यू होती ना तो मैं सिंपल 10 ही यूज कर लेता। तो ये जो यूनिट्स होती है फिजिकल केमिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इनको आप ध्यान से देखें। सो जब ये आप पूरे को सोल्व करेंगे ना, ये ln K2 अपॉन K1 की वैल्यू है, ये आ जाएगी आपकी 4.009 रफली, और ये रफली इक्वल्स टू आपको क्या मान सकते हैं 4 के, क्योंकि राउंड ऑफ में आंसर पूछा गया, तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। समझ में आ गई, इसमें कुछ नहीं था गाइज, बस ये फॉर्मूला था, वैल्यू पुट करके
मैथ्स का क्वेश्चन था कुल मिला के, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फॉलोज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन जो H2O2 की है उसकी ये रिएक्शन होती है कि H2O2 के जब दो मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो ये एक H2O में एंड O2 में टूट जाता है। ये बेसिकली बैलेंस करेंगे तो 2H2O के मॉलिक्यूल निकलेंगे और एक O2 का मॉलिक्यूल निकलता है, राइट गाइस। बैलेंस कर ले, सेम है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है। अब इसमें कहा है कि इन 50 मिनट्स द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 टू 0.125। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 डिक्रीज हो गई 0.5 मोलर टू 0.125 मोलर, यानी ये आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई और ये फाइनल कंसंट्रेशन है, C इनिशियल C फाइनल। When the concentration of H2O2 reaches 0.05 molar, the rate of formation of O2 will be। अब इन्होंने कहा है कि ये 0.125 होगी, लेकिन अगेन उस मोमेंट पे ये 0.5 थी, उसके बाद डिक्रीज हुई। ऑब्वियसली गाइज H2O2 है ना, ये डिक्रीज हो रहा होगा जब ये फॉर्मेशन हो रहा है, तो रेट ऑफ डिक्रीज इसका या रेट ऑफ फॉर्मेशन इसका ऑर्डर होता है क्या, -1/2 dH2O2 अपॉन dt इक्वल्स टू होता है 1/2 dH2O अपॉन dt इक्वल्स टू DO2 अपॉन dt। नाउ रेट ऑफ, ये तो हो गया -1/2 रेशियो में, इस तरह रेशियो में होता है। रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इक्वल्स टू क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O और इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो ये ऑर्डर रहता है, ठीक है। अब इसमें कह दिया कि 0.5 से आपकी डिक्रीज हुई 0.125 और ये 50 मिनट में डिक्रीज हुआ था। जब ये 0.125 से डिक्रीज और होके 0.05 एम पे आ जाएगा, उस टाइम पे जो रिएक्शन का रेट है कुल मिला के वो बताना है। रेट ऑफ फॉर्मेशन डिक्रीज ये तो बाद की बात हो जाएगी, सेम ही बात हो जाएगी, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू -dH2O2 अपॉन dt, ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन। और ये क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट इनटू H2O2 ये हो जाएगा। यहाँ 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर दी हुई है। नाउ इसमें अगर देखें K की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सो 2.303 अपॉन T log ऑफ C इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन फाइनल, ये हो जाएगा। तो इससे 2.303, अब ये क्या था, 0.5 से 0.125 में घुस गया 50 मिनट में, तो यहाँ मैं 50 कर दूं इनटू लॉग ऑफ इनिशियल यानी 0.5 डिवाइडेड बाय 0.125। इसको सोल्व करेंगे तो इससे वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.0277 पर मिनट। पर मिनट क्यों, क्योंकि यहाँ पे 50 मिनट था, हमने भी टाइम यही लिया हुआ था। अब ये क्या आ गई, इसमें मैं पुट कर देता हूँ। सो जो रेट है रिएक्शन का यानी -dH2O2 अपॉन dt, ये हो जाएगा 0.0277 इंटू H2O2 की कंसंट्रेशन क्या है। इन्होंने पूछा है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 रीचेज 0.05 मोल, उसके बाद रेट बताना है फॉर्मेशन O2 का। अब मुझे ये पता लग जाए तो मैं ये पता कर सकता हूं, तो यानी इंटू 0.05 कर दूं इधर, समझ में, ओवरऑल पता लग गया है, 0.05 कर देता हूं, तो ये हो गया मेरा -dH2O2। अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो DO2 बाई dt क्या हो जाएगा, हाफ इंटू -dH2O2 अपॉन dt। आई होप गाइज आपको समझ पा रहे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है इसमें। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ इंटू -dH2 अपॉन dt की वैल्यू क्या है, ये पूरी, यानी 0.0277 इंटू 0.05। सो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 6.93 इंटू 10⁻⁻⁴ आ जाएगी एंड मोल पर मिनट। सो इसका जो आंसर है वो ए है। थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन अगर हुआ है, एक बार आप इसको दोबारा से देखें, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आपको अच्छा मैं एक चीज अब और बताता हूं, देखिए इसका एक अल्टरनेट मेथड हो जाएगा। इन्होंने कहा कि 0.05 कंसंट्रेशन से 0.125 जो आपकी डिक्रीज हुई वो कितने में हुई, 50 मिनट में। अगर आप गौर से देखें 0.15 को मैं डिवाइड कर दूं तो 0.25 को फिर आधा कर दूं तो 0.125 यानी आधा आधा यानी हाफ लाइफ होगी, यानी इसको इसे डिवाइड करने में 25 मिनट। ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा, यानी अगर मैं इसको आधा कर दिया तो 25 मिनट, इसको और आधा कर दिया तो 25 मिनट, यानी ये 25 मिनट क्या है, टी हाफ। तो टी हाफ क्या होता है,
फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन के, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.693 अपॉन टी हाफ यानी 25। इस पूरे को आप सोल्व कर ले, जो ऊपर की जो ये उधर की कैलकुलेशन थी वो इजी हो जाएगी। 0.693 अपॉन के 25, इस पूरे के को आप उठा के इस फॉर्मूले में रख दें, ये इसकी जगह, और आपकी वो हो जाएगी। समझ में? तो ये तो आपको हो सकता है कि थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो क्वेश्चंस इस तरह से भी किए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी गई है तो आप ये देखें कि कोई हाफ पीरियड हाफ लाइफ का कुछ इस टाइप से रिलेशन बन रहा है। आई होप आपको समझ में आएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हायर ऑर्डर रिएक्शंस आर रेयर ड्यू टू, बेसिकली अगर आपने पढ़ा होगा जो ऑर्डर है आपका, इट कैन बी आइदर नेगेटिव, फ्रैक्शनल, कितना भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो ऑर्डर है आपका रिएक्शन का सिर्फ 3 तक ही हो, इट कैन बी एनी वैल्यू 3, 4, 5, 6, 10, कुछ भी हो सकता है। आप इस बात को ध्यान रखें, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पाया गया है कि जो हमारी जो हम देखते हैं कि ऑर्डर 3 से ज़्यादा बहुत ही रेयरली पाया गया है, यानी मैक्सिमम 3 तक हो जाती हैं ज़्यादातर रिएक्शन। 99% रिएक्शंस, 99.9% रिएक्शंस के जो ऑर्डर है वो 3 तक ही खत्म हो जाते हैं। उसके बाद रेयरली फाउंड होता है किसी रिएक्शन का ऑर्डर ज़्यादा हो। इट इज़ पॉसिबल, ये याद रखिएगा, ये नहीं है कि नहीं हो सकती। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसा क्यों है कि बस 3 से ज़्यादा जो ऑर्डर है वो रेयरली पॉसिबल होता है, बहुत ही कम पॉसिबल होता है। सो अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी गाइज, जब भी 2 या मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं तो उनको आपस में इनका एक कॉलिजन होना चाहिए साइमल्टेनियसली। 2 मॉलिक्यूल हैं तो ऑब्वियसली साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम कुछ लॉजिक नहीं बैठता, दोनों जब टकराएंगे तो एक साथ ही टकराएंगे। लेकिन जब 2 से ज़्यादा टकराना, फॉर एग्जाम्पल 3 मॉलिक्यूल्स, तो उनको भी साइमल्टेनियसली एक साथ टकराना चाहिए, तब वो रिएक्शन पॉसिबल होती है। समझ में आपको गाइस एक बात तो ये, इसका मतलब अगर आप इस जो ये नीचे पिक्चर दी हुई है, 2 तरह के मॉलिक्यूल हैं, एक रेड कलर का फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रीन कलर का, तो जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो हम देखते हैं कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में एट जो सेम टाइम पे टकराए। ठीक है, तो जो जितने मॉलिक्यूल्स हैं ये जो टकराए इन्होंने रिएक्शन कर गए, और जो बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं जो टकराए नहीं आपस में, वे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो हम ये कह सकते हैं कि दीज आर दोज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव प्रॉपर एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन टू प्रोसीड अ केमिकल रिएक्शन। तो जब ये मॉलिक्यूल टकराए, ये आपस में अरेंज हुए, तो ये वे फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल के जिन्होंने रिएक्शन करी और रिएक्शन प्रोसीड हो गई। नाउ यहीं पे अगर मैं 3 मॉलिक्यूल ले लूं, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक रेड कलर का है, ग्रीन कलर का है एंड ब्लू कलर का है, मतलब 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। फॉर एग्जांपल एक O2 का हो गया, एक H2O का हो गया, कुछ और दूसरा हो गया, कोई Cl2 हो गया, कुछ भी हो गया। तो इनको भी रिएक्शन करने के लिए साइमल्टेनियसली टकराना चाहिए विद प्रॉपर थ्रेशोल्ड एनर्जी, प्रॉपर ओरिएंटेशन, जैसे आप इसमें देख रहे हैं। तो अगर आप देखें 3 जो मॉलिक्यूल हैं यानी रेड ब्लू, इसी में ही सिर्फ प्रॉपर टकरा रहे हैं जो कि रिएक्शन करा पाने में सक्षम होंगे। तो अब जैसे ये 2 टकराए, ये रिएक्शन नहीं करी क्योंकि तीनों को एक साथ साइमल्टेनियसली कोलिजन होना जरूरी था। ये बात समझ में आई, यहां तक तो सिमिलर था। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं 3 से ज्यादा ले जाता हूं, जैसे इस केस में अगर आप देखेंगे इसमें 4 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ये दोनों सेम हो गए, डिफरेंट कलर हो गए ना। तो अब इस केस में क्या होगा कि वे सारे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनमें प्रॉपर थ्रेशोल्ड एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी से आप बोलते हैं वो होनी चाहिए, और साथ ही साथ सभी मॉलिक्यूल्स को एक साथ टकराना भी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ भी टकराना चाहिए। तो ये इस तरह से हो जाना चाहिए जैसे ये दिख रहा है, सारे मॉलिक्यूल्स के एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ दिखना चाहिए। तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, समझ आपको। तो इस वजह से जब 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनका जो कोलिजन है वो बहुत ही रेयर होता है। सो इसी वजह से, क्योंकि ये हैपन होना बहुत ही ज्यादा रेयर हो जाता है, तो इसलिए ये जो 3 से ज्यादा का जो ऑर्डर है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। पॉसिबल नहीं है ये नहीं कह रहा हूं मैं, ये कहना चाह रहा हूं कि रेयरली होता है बस।
सो इसका मतलब जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा कि लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज। यस, साइमल्टेनियस कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, ये करेक्ट आंसर है। ओके गाइस, सो आपका ऑप्शन ए सही है, बाकी का देखिएगा कोई नहीं है, सब के सब गलत ऑप्शन है। सिर्फ और सिर्फ जो ऑर्डर का जो करेक्ट रीजन रहता है वो सिर्फ इसी से रहता है कि कोलिजन नहीं होता, बस। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन ये द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एम इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 8। देखिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो एम का है वो रेट ऑफ रिएक्शन ही होगा, राइट। सो मैं अभी कह देता हूं कि जो रेट है रिएक्शन का k इंटू एम टू द पावर n हो गई। n यहाँ पे रिएक्शन का ऑर्डर है जो अभी मुझे नहीं पता, मैं 1 नहीं मान सकता, इसलिए आप ओके ध्यान रखें। सो अब इन्होंने कह दिया कि जो रेट है डिसअपीयरेंस ऑफ m इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 8, यानी 8 टाइम्स रेट हो जाता है अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ m, यानी 2m कर दूं जैसे ही यहाँ पे रेट 8 टाइम्स हो जाता है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू m वुड बी, यहां m की पावर है n, तो इसका मतलब क्या है n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू m। अगर यहां पे सपोज x की पावर m भी होता या x की पावर y मान लेता हूं, तो क्या हो गया y का जो ऑर्डर है रिएक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया आपका y। ओवरऑल हो जाएगा n प्लस y आपका ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब मुझे सिंपल क्या करना है, n बताना है, k सेम रहेगा क्योंकि जो k है यानी रेट कांस्टेंट, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये बात ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को आप, क्योंकि बहुत बार हम नॉर्मल आंख बंद करके k सेम लिख देते हैं, लेकिन कभी कभी फिर कुछ क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं। k क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि कंसंट्रेशन की चेंज करने पे आपका जो रेट कांस्टेंट है उस पर कोई डिफरेंट चेंज नहीं आता। जो डिपेंडेंसी है k की सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे होती है, ये आप गांठ बांध लें। अब क्या करें आप, मुझे सिंपल इन दोनों को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करके जो रेट है डिवाइड 1/8, k से k कैंसिल और 1/2 दी पावर n बाहर आ गया, और हम देखते हैं m की पावर n एंड कंसंट्रेशन ऑफ m की पावर n ये कैंसिल आउट हो गए, और इससे 1/2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर n, और यहां से कंपेयर करके आ गया आपका n3, यानी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, या दूसरे शब्दों में कहूं क्योंकि इस केस में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू m इज सेम, दैट इज 3। समझ में आपको गाइज, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू m के बजाय ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी कहते हैं, तब भी सेम ही मेथड हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, राइट। सो ऑप्शन बी आपका इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द नॉन स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन ये दी हुई है, द फॉलोइंग काइनेटिक डेटा वर ऑब्टेन्ड इन 3 सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स ऑल एट 298 केल्विन। अब ये मुझे रेट लॉ बताना है इसका एक्सप्रेशन। अब देखिए गाइज, ये क्वेश्चन इतना आसान है और इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब सेम जो क्वेश्चन आपके मेंस में आया था, यही ऐसा सेम क्वेश्चन आपका एडवांस में आया था। विश्वास कर सकते हैं आप, 2019 का जो एडवांस पेपर है ऐसा क्वेश्चन आया था। हालांकि उसमें 2-4 चीजें और पूछी गई थी, लेकिन सेम इसी मेथड से उसको सोल्व करना था। यानी एडवांस के क्वेश्चन भी आपको जरूरी करने चाहिए, वेदर यू आर अपियरिंग फॉर इट और नॉट, बिकॉज ये क्वेश्चन गाइज कंसेप्चुअली सेम टॉपिक पे डिपेंड करते हैं और ये रिपीट होते हैं। ओके, सो अब देखिए इस क्वेश्चन को देखता हूं। इन्होंने कहा 2a + b c + d दिया हुआ है। अब मुझे यहाँ रेट बताना है, उसका एक्सप्रेशन बनाऊं तो -1/2 dA/dt इक्वल्स टू -dB/dt हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस में dC/dt, क्योंकि फॉर्म हो रहे हैं राइट साइड में है, इक्वल्स टू dD/dt। ABCD है, कंसंट्रेशन है, तो आप ऐसे दिक्कत मत मानिएगा। ये थोड़ा गाइज अब एक ब्रैकेट लगाते हुए मैं परेशान हो जाता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो गाइज, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C क्या हो सकता है, dC/dt सपोज k इंटू A⁴x इंटू B⁴y, ये मान लिया। समझ में? अब क्योंकि
लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट्स हैं उसी की ही यूनिट लिखते हैं, यहाँ पे सी और डी नहीं लिखी, रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ये बनाना आ गया आपको एक्सप्रेशन। एक्स एंड वाई क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें ऑर्डर नहीं पता है गाइस रिएक्शन का, और क्योंकि हमें यही आपको निकालना है। एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल ली, आपको ये हो जाएगा पूरा का पूरा। अब इससे सिंपल आपको ये करना है। देखिए पहले केस में ये क्या है, 1.2 इंटू 10⁻³ है ये वाली वैल्यू, इक्वल्स टू k इंटू 0.1 की पावर x इंटू 0.1 की पावर y हो गया। दूसरे केस में क्या है, 1.2 इंटू 10⁻³ i dc/dt की वैल्यू, जब यहाँ k इंटू 0.1 है a की कंसंट्रेशन x और 0.2 थी ये विद b की कंसंट्रेशन y। थर्ड केस में 2.4 इंटू 10⁻³ हो गया। सिमिलरली ये हो जाएगा 0.2 की पावर x इंटू 0.1 इंटू की पावर y। कोई दिक्कत नहीं। सपोज इसको मैं फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड रिएक्शन मान लूं, इनको आपको सिंपल डिवाइड करना है और अपने वैल्यू पे पुट करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी। नाउ लेट जस्ट सपोज मैं रिएक्शन 1 को 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा 1/0.2 इंटू 10 पावर, ये आ गया, ये डिवाइड हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ गाइज, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये इससे 1 हो गया, के से के आप ये समझिए इस तरह लिख लिया मैंने, ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक। एंड 0.1/0.2 की पावर y बच गया, समझना है। यानी 1/2 की पावर 0 लिख लूँ इसको, एंड 1/2 की पावर y हो जाएगा। ये अरेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि हाफ की पावर y है, यहाँ 1 है, तो यही मेथड बनता है। तो y की वैल्यू होगी आपकी 0। सिमिलरली अब मैं क्या करता हूँ, रिएक्शन 2 को 3 से डिवाइड कर देता हूँ। ये अब क्या होगा, ये डिवाइड होगा तो हाफ, एंड ये डिवाइड हो गया, 1/2 की पावर x आ गया, ठीक। और ये 0 था तो ये 1 हो गया। इससे आपकी x की वैल्यू होगी 1, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू जब 0 पुट करते हैं इन फॉर्मूलेज में तो क्या हो जाएगा, k इंटू ए की पावर 1 एंड b की पावर 0। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द रिएक्शन p प्लस क्यू आर एस दिया हुआ है, द टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन ऑफ p, यानी t 75% हुई रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम टेकन फॉर 50% रिएक्शन ऑफ p. The concentration of Q varies with reaction time as shown in the figure. The overall order of the reaction is. Now guys ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसलिए कि ये जब मैं अब आपको समझाऊंगा तो आपको 2-4 चीजें सीख के ही निकलेंगे बाहर, समझना आपको। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं P को कंसीडर कर रहा हूं तो इसके हिसाब से सिर्फ 75% जो रिएक्शन है वो ट्वाइस द टाइम टेकन है 50% के, और जो Q की कंसंट्रेशन है, जो Q की वजह से रिएक्शन हो रही है, उसका ग्राफ ये बन रहा है। इसका मतलब अगर मुझे रिएक्शन का ऑर्डर बताना है तो जैसे रेट क्या होता है, K इंटू कंसंट्रेशन P की पावर X इंटू Q की पावर Y। अब मुझे क्या करना है, जो X की वैल्यू अलग से निकालनी है इसके थ्रू, एंड Y की वैल्यू निकालनी है इसके थ्रू। अब जो दोनों ऑर्डर आ जाएंगे उसको आप X प्लस Y कर दे तो आपका ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा। समझ में आपको गाइस इसमें क्या है। नाउ व्हेनेवर आपको जो 75% है कंप्लीशन का ट्वाइस दिया है 50% के, आप आंख बंद करके कर लें कि दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ गाइस आपको मैं 2 ऐसे रिलेशन बताता हूं कि T 75% और T 50% का ये जो रेशियो है अगर 2 है, जैसे इस केस में, तो हमेशा आपकी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की आएगी। अगर ये जो T 75% और T 50 का रेशियो है ये आ जाए 1.5 यानी 3/2, तो हमेशा आपका 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है। ये 2 रिलेशन मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ याद कर लीजिए, क्योंकि आप एग्जाम में आई गारंटी यू गाइस बहुत कम टाइम में आप ये सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए, 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए, किसी भी मतलब डिपेंडिंग ऑन आप किस एग्जाम में बैठ रहे हैं, ये पूरा का पूरा अलग से नहीं कर पाएंगे। सो बिलीव मी, बोर हो जाओगे। तो ये अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव है ना गाइस, समझना आपको। तो फिलहाल मुझे ये पता लग गया पी के हिसाब से जो मेरा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है इज 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो x की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब मुझे निकालनी है y की वैल्यू। y की वैल्यू के लिए मुझे ग्राफ दिया हुआ है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अगर आपको डायरेक्ट पता है कि ये जो ग्राफ है वो 0 ऑर्डर का होता है तो आप 0 लिख ले, लेकिन अगर नहीं पता है आपको ये देख ले
कि फॉर एग्जांपल अगर Q जिसमें दिया है और प्रोडक्ट कोई बना रहा है इसकी हिसाब से, तो माइनस डी क्यू बाई डी टी इसका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, जो कि हो जाएगा K इंटू क्यू टू द पावर 0। अगर ये जीरो ऑर्डर है उस केस में बता रहा हूँ, इसका मतलब या K, इसका मतलब डी क्यू हो जाएगा K डी टी के इक्वल, यानी ये हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू माइनस K डी टी। इसका आप इंटीग्रेशन कर दें तो Q माइनस क्यू नॉट इनिशियल Q फाइनल 0 टू T कर दें तो क्या हो जाएगा गाइज, माइनस के टी हो गया। तो ये वो ग्राफ बन गया। माइनस के क्या है, इसका स्लोप है, इससे पता लग जाएगा नेगेटिव स्लोप है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ ही गया होगा। तो इससे मुझे ये पता लग गया जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। ये ग्राफ वैसे 2-4 आपको याद होने चाहिए। सो P की वजह से 1, Y की वजह से 0, ओवरऑल क्या हो जाएगा 1 ऑर्डर, X प्लस वाई यानी 1 प्लस 0 यानी 1। तो ये क्या हो गया 0 यानी KP रेट ऑफ द रिएक्शन ये है। तो कुल मिला के जो आपका आंसर आया इज डी। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, छोटे छोटे कंसेप्ट को मिला के क्वेश्चन बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन द स्टेरिक फैक्टर P was experimentally determined to be 4.5. The correct options among the following are. Now guys, ये ऑप्शंस आपको करेक्ट है या गलत हैं ये बताना है आपको। लेकिन सबसे पहले ये जो 4.5 वैल्यू दी हुई है स्टेरिक फैक्टर की, इसका मतलब क्या है हमें ये पता होना चाहिए। सो गाइज, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जब वे आपस में टकराएंगे तब वो रिएक्शन हैपन हो पाती है। समझ। नाउ सपोज दो आपके रिएक्टेंट हैं A एंड B, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये आपस में मिक्स कर देंगे तो इनमें से ज्यादातर वे मॉलिक्यूल्स होंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। नाउ सपोज ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी 4B के थे। इनमें से क्या होंगे देखेंगे कि जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं वे तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। सिमिलरली इसके जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं वे भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। कुल मिला के सिर्फ एक तो इसका ये और इसका ये मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं जो कि एक्चुअल में रिएक्शन को हैपन करवा रहे हैं। नाउ इसका मतलब क्या है, ये जो बाकी के मॉलिक्यूल्स थे ये क्यों नहीं कर पाए रिएक्शन में पार्टिसिपेट। सो बेसिकली इन ऑर्डर टू कि कोई रिएक्शन हैपन हो व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड, उन मॉलिक्यूल्स को 2 ऐसे बैरियर्स हैं जिनको क्रॉस करना पड़ता है, 2 ऐसे बाधाएं हैं जिसको कूद के आगे जाना पड़ेगा। जो उस रेस में जीत जाते हैं मॉलिक्यूल्स वे आप क्या कह देते हैं कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। इन 2 बैरियर्स को बोलते हैं आप, एक तो होता है एनर्जी बैरियर, एक होता है इसका ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी बैरियर का क्या मतलब है, देखिए अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे हैं सभी मॉलिक्यूल्स के और ये एनर्जी का, तो मैं ये देखता हूं कि जो ये डार्क में मॉलिक्यूल्स है यानी जो मॉलिक्यूल्स जैसे ये कोई भी आ सकते हैं, वे मॉलिक्यूल्स उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी इस पॉइंट से ही, इसको ये बोल दूं एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी की लाइन है, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं उसको आप। वे मॉलिक्यूल जब इस एनर्जी को क्रॉस कर देंगे यानी जिन मॉलिक्यूल से बाहर एटलीस्ट इतनी एनर्जी है वे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यानी जब मैंने अभी बताया उन 4 मॉलिक्यूल में से 3 मॉलिक्यूल ऐसे हो सकते हैं जिनके पास एनफ एनर्जी थी रिएक्शन हैपन कराने के लिए, समझना। तो ये एटलीस्ट इतनी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी इधर बढ़ रही है ना, तो इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, इतनी या इससे ज़्यादा एनर्जी, तब वो रिएक्शन हो सकती है। ये तो हुआ आपका एनर्जी बैरियर। ना ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ए और ए रिएक्शन हो रही है, ये 2 मॉलिक्यूल है A2 का और ये B का है, तो जब ये रिएक्शन कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इस तरह से प्रॉपर ए ने बी से टकराए, रिएक्शन हो गई AB बना दिया, समझा। यानी एक मॉलिक्यूल था AA का, जब ये जुड़े तो AB प्लस AB इस तरह बना दिया। ये जो ओरिएंटेशन है कि 2 मॉलिक्यूल आपस में इसी डायरेक्शन में टकराएंगे तभी रिएक्शन होगी, ये इस तरह से कुछ ही मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि टकरा पाते हैं, जो अभी मैं आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में, इसी एग्जांपल में मैं अगर आपको ये समझाऊं कि फॉर एग्जांपल ए ने बी को ऐसे टकराया,
क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी, क्योंकि प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, वो यहाँ होना चाहिए था। समझ पा रहे होंगे गाइज, आई होप। तो ये दो तरह के जो बेसिकली बैरियर है, इनको क्रॉस करेंगे तभी होगा। सो जब इन दोनों बैरियर्स को आप कंसिडरेशन में लेते हैं, तो जो आपका रेट होता है वो 2 यूनिट से जुड़ के बन जाता है, Z इंटू एफ। Z रिप्रेजेंट कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी कितने जो मॉलिक्यूल्स हैं वे आपस में टकरा के रिएक्शन बना रहे हैं। एफ होता है आपका जो फ्रैक्शन उन मॉलिक्यूल्स का, ये जो है ये एफ रिप्रेजेंट करता है कि जिन पे एनफ एनर्जी है जो कि रिएक्शन करा पा रहे हैं, ये एफ की वैल्यू बेसिकली जब आप अरेनियस इक्वेशन देखते हैं e टू द पावर माइनस EA बाई RT, एक्चुअली यही होता है। ये तो हो गया गाइज एक बात। अगर अब मैं इसमें स्टेरिक फैक्टर भी लगा दूं, यानी जो ओरिएंटेशन वाला मैंने आपको ऑर्डर लगाया था, इसको ओरिएंटेशन वाले को भी जोड़ दूं, तो यहाँ पे PZ इंटू एफ हो जाता है। यानी ये Z क्या था कि टकरा रहे हैं कितने, देखिए ओरिएंटेशन बैरियर वो तो है ही, लेकिन कुल मिला के 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो मॉलिक्यूल को टकराना चाहिए, कुछ मॉलिक्यूल जैसे 2 मॉलिक्यूल है, ये हो सकता है कि ये सिर्फ ये 2 मॉलिक्यूल टकराए, ये टकराए ना, तो ये कितने टकरा रहे हैं वो ये Z रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या इन मॉलिक्यूल पास एनफ एनर्जी है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये प्रॉपर ओरिएंटेशन से टकरा रहे हैं, वो ये P रिप्रेजेंट करता है। आई होप गाइज ये चीज आपको समझ में आई होगी। नाउ इस चीज को अगेन कंसिडरेशन में लेके अरेनियस इक्वेशन मॉडिफाई की गई, और मॉडिफाई करके की वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू P इंटू A इंटू E टू द पावर माइनस EA बाई RT। P क्या है, स्टेरिक फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, A इंटू E की पावर माइनस EA बाई RT, ये आपका जो नॉर्मल अरेनियस इक्वेशन होता है। सो अब आप पहला अगर ऑप्शन देखेंगे कि द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ स्टेरिक फैक्टर, क्या ये ट्रू है? यस ट्रू है, क्योंकि इनफैक्ट स्टेरिक फैक्टर ये है, कोलिजन कितने कर रहे हैं ये फैक्टर हो गया, एंड क्या उनके पास इफेक्टिव एनर्जी है यानी एक्टिवेशन एनर्जी है, ये 3 फैक्टर हो गए। ये 3 फैक्टर जब जुड़ेंगे तब कोई रिएक्शन होगी, इंटरलिंक्ड नहीं है। इसका मतलब एक्टिवेशन जो एनर्जी है मेरी अनअफेक्टेड है कि स्टेरिकली वे प्रॉपरली अरेंज्ड है कि नहीं। समझ में आपको गई? ये पॉसिबल है कि मेरे पास एनफ एनर्जी है मॉलिक्यूल्स के पास, लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन ना होने की वजह से भी ये जब टकराए तो रिएक्शन ना हो। समझ में आपको गाइज? एंड हैंस वाइस वर्सा की स्टेरिकली अरेंज्ड हैं लेकिन एनर्जी नहीं है, तो बेसिकली ये इंटरलिंक्ड नहीं है। ये दोनों हों तभी रिएक्शन पॉसिबल होगी, नहीं तो जरूरी नहीं है। तो पहला ऑप्शन मेरा हो गया ए सही। दूसरा है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या हो गया, ए है ना, इज हायर देन प्रिडिक्टेड बाय अरेनियस इक्वेशन। अब देखिए बेसिकली जब आप P को, स्टेरिक फैक्टर को जब आप इस K के फॉर्मूले में घुसा दोगे तो ये K क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल, यानी जो रियलिटी में होता है। अगर K थियोरिटिकल आप कर दो यानी A अरेनियस A इंटू E की पावर माइनस EA बार RT, ये फॉर्मूला हो जाता है थियोरिटिकल। ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल भी बोल सकते हैं, जो रियलिटी में होता है। समझ में आपको? सो इससे जब आप ए थियोरिटिकल एंड ए इसको इन दोनों को डिवाइड करते हो तो के एक्सपेरिमेंटल अपॉन के थियोरिटिकल का जो ऑर्डर आ जाएगा क्या हो जाएगा, ये डिवाइड, तो पी ये हो गया। तो स्टेरिकली जो फैक्टर है पी का रेशियो हो गया ये। अब बिकॉज पी हमें दिया हुआ है ग्रेटर देन 1, एक सेट पैटर्न पे क्वेश्चन है गाइस, इस पे ध्यान दीजिएगा। P इक्वल्स टू 0, P ग्रेटर देन 1 एंड P लेस देन 1, ये 3 केस बन रहे हैं। इसी तरह से आप कर लेंगे। P अगर ग्रेटर देन 1 है ये, इसका मतलब जो मेरी K एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इज ग्रेटर देन K थियोरिटिकल की वैल्यू। सो इससे क्या हो जाएगा, K एक्सपेरिमेंटल क्या है, P इंटू ए की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये ग्रेटर देन है A इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक, अब क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी फैक्टर की बात की है तो मैं एक काम करता हूं, इस पूरे को आप क्या बोल देते हैं, ए एक्सपेरिमेंटल इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी ग्रेटर देन ए थियोरिटिकल। ठीक है, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये थोड़ा गाइज आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन बिलीव मी एक बार समझ लेंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपका। जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ आपको कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा इसका ऐसा। ठीक है, ये कैंसिल हो गए, तो ए एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई ए थियोरिटिकल के। समझना, यानी फ्रीक्वेंसी फैक्टर
एक्सपेरिमेंटली जब डिटरमाइन किया जाता है इसकी वैल्यू हायर होती है देन द प्रिडिक्टेड बाय अरेनियस इक्वेशन, यानी थ्योरेटिकल। ये जब है जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 4.5 होती या 2.5 भी होती, 3.5 भी होती, इस तरह से। तो ये मेरा बी ऑप्शन सही है। समझ में? अगर लेस देन होती तब ये ऑर्डर उल्टा हो जाता। द वैल्यू फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रेडिक्टेड बाय अरेनियस इक्वेशन इज हायर देन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ये ऊपर अभी गलत प्रूव हो गया। ठीक है। सी, सिंस P is equals to 4.5 the reaction will not proceed unless an effective catalyst is used। अब बताइए गाइस, रिएक्शन मेरी होगी या नहीं होगी ये मेरा कैटलिस्ट नहीं डिसाइड करता। कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को मूव करता है, या कहूं तो कम या ज्यादा करता है। रिएक्शन होगी या नहीं ये नहीं डिसाइड करता। इसको आप ऐसे समझिए, कोई A to B मेरी रिएक्शन है, ये रिएक्शन मेरी बेसिकली 5 घंटे लेती है कंप्लीट होने में। मैंने पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला तो ये सपोज 10 मिनट में हो गई रिएक्शन कंप्लीट। मैंने कोई नेगेटिव कैटलिस्ट डाला तो सपोज ये 5 घंटे के बजाय 15 आवर्स में होने लगी। ये हो सकता है, लेकिन कि ये रिएक्शन हो ही नहीं रही है और मैं कोई कैटलिस्ट यूज करके ये रिएक्शन करवा दूं, ये नहीं होता। समझ में आपको? सो रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड अनलेस एन इफेक्टिव कैटलिस्ट यूज, ये स्टेटमेंट ही गलत है। कैटलिस्ट की वजह से इसका कुछ मतलब नहीं है ना। सो ये ऑप्शन हो गया आपका रॉन्ग। सो ए एंड बी आपके करेक्ट आंसर्स हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द अर्हीनियस इक्वेशन, पहला ऑप्शन है ए हाई एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली इंप्लाइज अ फास्ट रिएक्शन। अब ये गलत है सही ये बताना। नाउ गाइस देखिए, ये सपोज एनर्जी है, राइट। अब कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है इस पाथ से, ठीक, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी यानी ये जो ये वाला डिस्टेंस है EA है, सपोज EA1। एक दूसरी रिएक्शन है जो सेम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दे रही है लेकिन दूसरे पाथ से है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी ये। नाउ ये सपोज इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है इज EA2। मैं देख सकता हूं कि EA1 बड़ी है EA2 से। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ये हायर एक्टिवेशन एनर्जी है वाला जो पाथ है ये बेसिकली फास्ट रिएक्शन को इम्प्लाई करता है, और जो अगर EA2 यानी जो ये पाथ छोटा है ये जनरली स्लो रिएक्शंस को इम्प्लाई करता है। तो क्या ये सही है? ये इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज अगर आपने ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, देखिए ये एक चीज है ना, आप कहीं से भी एंगल से सोच सकते हो। अगर आपने ऑर्गेनिक में 2 प्रोडक्ट पढ़े होंगे ना, थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट और एक पढ़ा होगा काइनेमेटिक प्रोडक्ट, पढ़ा होगा ना। अगर आपने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े होंगे तो थर्मोडायनिक प्रोडक्ट में स्लो होती है लेकिन इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है। यानी अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इसमें ये थर्मोडायनिक प्रोडक्ट दे रहा है लेकिन ये फास्ट नहीं स्लो होती है। जो काइनेटिक प्रोडक्ट होता है वो फास्ट होता है, यानी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। समझ आपको? ये जल्दी हो जाती है और ये देर से होती है। लेकिन थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट इज ज्यादा स्टेबल, काइनेमेटिक प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल, लेस देन दिस थर्मोडायनेमिक वन। समझना? तो पहली बात तो ये होगी, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, नहीं पता होनी चाहिए तो अब पता लगी। अब ये ऑप्शन क्या है? गलत है। किसी भी रिएक्टेंट को एनर्जी बैरियर ब्रेक करना है तो जितना ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको, उस एनर्जी को एक्वायर करने में। अब देखिए मॉलिक्यूल है, अब मैं सबको हीट कर रहा हूँ रिएक्शन कराने के लिए, हीट कर रहा हूँ। अभी कह रहा है कि नहीं भैया मुझे तो 10 जूल एनर्जी होगी तभी मैं रिएक्शन करूंगा। दूसरा मॉलिक्यूल था वो कह रहा है मैं तो 2 जूल एनर्जी पे ही रिएक्शन कर दूंगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लो, तो ये 2 जूल होते ही रिएक्शन कर देगा। ये अभी अपना टेम्परेचर बढ़ा ही रहा है, ये गर्म ही हो रहा है अभी तक। तो ये जनरली स्लो होती हैं जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। कम एक्टिवेशन एनर्जी वाले रिएक्शंस फास्ट होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इज रॉन्ग। दूसरा है द रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस इज ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन्स हुज एनर्जी एक्सीड्स द एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको गाइस एक ग्राफ बता रहा हूं। ये ग्राफ आपको एग्जाम में इस तरह से यूज करना है कि कोई भी क्वेश्चन आपका अटकेगा नहीं। वाई एक्सिस पे आपका के रेट कांस्टेंट, इस पे टी। नाउ ये गाइस थोड़ा सा इस तरह से बनता है कि यहाँ
और ये थोड़ा सा ब्रेक होके इधर इधर ये कह देते हैं कि बहुत लंबा है, स्ट्रेट लाइन है, कुछ भी हो सकता है। सो ग्राफ की शेप कुल मिला के चलिए आप ऐसे ही याद रख लें। कभी कभी एग्जाम्स में सिर्फ आपको इतना ग्राफ दे देंगे के ओ टेम्परेचर के लिए, कभी कभी ग्राफ में ये ऊपर वाला दे देते हैं के ओ टेम्परेचर के लिए, समझ रहे? तो ये वाला और ये वाला सेम टाइप के ही हैं, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। समझना आपको कि ग्राफ का, तो ये जो ग्राफ का है ऑर्डर, जो ग्राफ है आप इसको याद रखें। सबसे पहले तो अगर आप इससे समझ पा रहे हैं कि जो रेट कांस्टेंट है ये इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एक ऊपर मूवमेंट पे जाके ये बेसिकली यहाँ पे पैरेलल हो जाता है, ये है ए की वैल्यू। मतलब जब टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाएगा तब के की वैल्यू ए के इक्वल हो जाती है। मतलब के इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी है। अब जब टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये ओवरऑल जीरो हो जाएगा, तो के इक्वल्स टू ए की पावर ई की पावर जीरो यानी ए। तो के इक्वल्स टू ए कब होगा ये पूछ लिया आपसे, तो कह सकते हैं जब टेम्परेचर इनफाइनाइट होगा तब इट इज पॉसिबल। नाउ एक ऑप्शन और है फ्री रेडिकल रिएक्शंस में। फ्री रेडिकल रिएक्शन आपने देखा होगा, जो टेम्परेचर बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है, जब सनलाइट वनलाइट लेते हैं हम कभी कभी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ले लेते हैं, तो हम ये कह देते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल का बॉन्ड है वो टूट जाता है, फिशन हो जाता है, राइट? बिकॉज इट इज़ हाई टेम्परेचर है बहुत। सो फ्री रेडिकल जो रिएक्शंस हैं इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि के की वैल्यू ए के इक्वल होती है। ऑप्शन में दे दिया कि के इक्वल, अब आप देखेंगे टी इनफाइनाइट पे होगा, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया इनफाइनाइट किस पे होगा टेम्परेचर। अब सिंपल फ्री रेडिकल जो रिएक्शंस हैं उस पे आपका जो ये आंसर है कि के इक्वल टू ए हो जाएगा। ये तो बात हो गई। क्या रेट ऑफ जो रेट कौन से इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? यस, प्रूव हो रहा है ना? यस, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर नंबर ऑफ कॉलिजन्स हुज एनर्जी एक्सीड्स द एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये क्या है? बेसिकली वही जो आपने ग्राफ बनाया था, मैं जो करेक्ट रीजन है वो बता रहा हूँ। ये तो ग्राफ आपने याद कर लिया। देखिए मैंने आपको कहा था कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो टकरा रहे हैं और जो एनर्जी में आप ग्राफ बनाते हैं, तो ये जो पॉइंट है बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आपको गाइस? तो ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं ये वे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक्चुअली में उतनी एनर्जी रखते हैं। तो जैसे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे गाइस, समझ में आ रहा है आपको? जैसे जैसे यू इंक्रीज द टेम्परेचर, हम ये देखते हैं कि जो ये मॉलिक्यूल है ना, ये जो ग्राफ है इधर ऐसे आ जाता है यू। जैसे आपने टेम्परेचर और बढ़ा यू, समझ में आपको? तो अब देखिए कितना अच्छा पॉइंट है। ये एक्टिवेशन एनर्जी का तो सेम है, ये T1 के लिए था, ये T2 के लिए, T3। नाउ हियर इट इज कि T1 T2 एंड T3 इसलिए हो रहा है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं जो ये ग्राफ है थोड़ा थोड़ा ऊपर आता जा रहा है। यानी इस केस में इतने मॉलिक्यूल्स है, इस केस में इतने मॉलिक्यूल्स हैं ये ग्राफ के नीचे, और जो ये वाला केस है T3 में, इस केस में इतने मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एनर्जी रखते हैं उतनी जो कि रिएक्शन कर पाए। समझ में आपको गाइस? तो ये जो ग्राफ है गाइस, ये याद कर ले एकदम कि टेम्परेचर बढ़ाया और ये जो ग्राफ है बेसिकली कैसे गिर जाता है। देखिए ऐसे आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, ये टी है, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये थोड़ा सा पीक डिक्रीज हो जाएगी लेकिन ऊपर से इधर आ जाएगा, फिर करेंगे तो पीक डिक्रीज आएगी लेकिन ऊपर हो जाएगा। समझना है? तो इस तरह ग्राफ बनता है। तो बेसिकली ये ऑप्शन सही है। वे ये क्या है? फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कोलाइड कर सकते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं। आई होप गाइज ये तो मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। ये जो ग्राफ था वो आप याद रख लें। सी ऑप्शन क्या है? हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी स्ट्रोंगर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। ये गाइज सी ऑप्शन सही है। ओके, सो इसको आप याद रखें गाइज, थोड़ा आप इसको ऐसे याद रख लें KTEA से कि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ी। इनका ये एक सेम ऑर्डर में है कि EA बढ़ा, T बढ़ा, K बढ़ा, K बढ़ा, T बढ़ा, EA बढ़ा। समझ रहे? तो ये ऐसा है गाइज, इसको आप याद कर ले थोड़ा सा। द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज मेजर ऑफ रेट एट विच कोलिजन अकर इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी इज करेक्ट। समझना? आप अभी आपको समझाया था प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का। सो BCD ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये दी हुई है, अब इसके वैल्यू बताने हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। ये क्या है? अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है क्या हो? A इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स टू
इनिशियल कंसंट्रेशन इंटू ई की पावर माइनस के टी, तभी लोगरिथमिक फॉर्म आती है वो के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नोट अपॉन ए, ये आता है ना। तो ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो जब आप ग्राफ देखते हो कि y इक्वल्स टू इसकी e की पावर x से, तो क्या पता लगेगा, ये वाला, ठीक है। ये y है a, जो t है वो ये हो गया, और एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो गया, क्योंकि माइनस है तो ये हो गया। सपोज पॉजिटिव होता तो थोड़ा ये होता, ये जो है वो a नोट हो गई। आई होप गाइस आपको समझ में आया। तो क्या है, द कंसंट्रेशन रेट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद टाइम, यस दिस इज करेक्ट। ये डायरेक्ट था, कुछ नहीं था गाइस। आपको ग्राफ आते हैं ना, तो ग्राफिकली आपका थोड़ा इजी पड़ जाएगा ये। द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ होता है 0.693 अपॉन के। मुझे पता है के अगर इंक्रीज होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो, डिपेंडेंसी है डायरेक्ट, अभी मैंने पढ़ा था राइट, कुछ इस तरह से ग्राफ बनाया था। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो के बढ़ रहा है, के बढ़ रहा है तो ये ओवरऑल डिक्रीज हो रहा है, ओवरऑल डिक्रीज हो रहा है, टी हाफ डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, टी हाफ डिक्रीज है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन है कि हाफ लाइफ द रिएक्शन डिपेंडेंस ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, नहीं, क्यों नहीं है, फॉर्मूले में ही पता है कि टी हाफ होता है 0.693 अपॉन के, जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये टेम्परेचर रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। पहले ऑप्शन से ये बात ध्यान में आ जाइए आपकी, सिर्फ के पे डिपेंड नहीं कर रहा, टी पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग। डी ऑप्शन देखें कि द रिएक्शन प्रोसीड 99.6% कंप्लीशन इन 8 हाफ लाइफ ड्यूरेशन। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सपोज जो ये फॉर्मूला क्या होता है कि सपोज परसेंटेज ऑफ ए या परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट या बचा आफ्टर एन हाफ लाइव्स, एन हाफ लाइव्स के बाद जो मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, उसमें कितना बच गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी ए नोट मान लो अगर, इंटू 1/2 की पावर एन, एन है नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। ए नोट है, सपोज लेट जस्ट सपोज ए नोट इज 100% 100 है ना, 100 मान लिया। अब 1/2 की पावर 8 मान लिया, मैंने माना कि चलो ठीक है 8 हाफ लाइव्स है मान लिया मैंने, तो ये आना चाहिए मेरा सही। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपकी इसकी वैल्यू आती है 0.3906, ठीक है। 100 आपने इनिशियल कंसंट्रेशन लिया था और आफ्टर 8 हाफ लाइव्स 0.3906 मेरा सिर्फ बचा। इसका मतलब जितना रिएक्ट कितना कर चुका, 100 माइनस 0.3906 ये। सो इसकी वैल्यू क्या होगी 99.6। सो आपने देखा 100 मैंने जो इनिशियली लिया था 99.6 मेरा रिएक्ट कर चुका, इसको परसेंटेज से कैलकुलेट करेंगे तो 99.6% मेरा रिएक्ट कर चुका है। समझना है कि 99% कंप्लीशन इन 8 हाफ लाइफ। सो दिस इज करेक्ट। इस पूरे को अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद नहीं है, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि चलिए ठीक है आप हम मुझे भैया ये फॉर्मूला याद नहीं था, तो आप इसको एक, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है ना गाइज, तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, एक लाइन बनाएं और आप इस तरह से अरेंज कर दें कि 8 हाफ लाइव्स आपके बनाने हैं। तो 1, ठीक है, 1 इनिशियली आपका था 100, तो एक हाफ लाइफ, 2, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, तो 8 हाफ लाइव्स हो गए। तो अब आप देखेंगे 100 को आधा आधा करते रहिए, 50 हो गया एक हाफ लाइफ के बाद, उसके बाद 25 हो गया, आधा कर रहा हूँ डिवाइडेड बाई 2 सिर्फ। उसके बाद तीसरे हाफ लाइफ के बाद ये 12.5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ। उसके बाद चौथे हाफ लाइफ के बाद 6.25 हो जाएगा, इसके बाद 3.125 हो जाएगा, फिर डिवाइड करूंगा छठे हाफ लाइफ के बाद 1.5625 हो जाएगा। उसके बाद सातवें हाफ लाइफ के बाद 0.78125 बचा। सिर्फ और सिर्फ गाइज मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड बाई 2 करूंगा तो 8वें हाफ लाइफ के बाद 0.3906 ये बचा लगभग, समझना, 8 हाफ लाइफ के बाद। तो ये बचा, आगे वही 100 इनिशियल लिया था मैंने, इसको माइनस कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड करके इनिशियल अपॉन 100, ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका 99.6%। इससे देखिए, इससे एक फ़ायदा हो रहा है, कोई आपने कहा कि मेरा कोई 8 हाफ लाइव्स के बाद मेरा इतना बचा या इतने % रिएक्ट हो चुका, आप ये वैल्यू निकाल दी। अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं कि चौथे हाफ लाइफ के बाद कितना बचा, सातवें हाफ लाइफ के बाद कितना बचा होगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ केसेस बन सकते हैं, राइट। सो फिलहाल मेरा डी ऑप्शन आ गया। सो ए बी डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Plots of showing the variation of the rate constant with the temperature T as given below. The plot which follows Arrhenius equation is. Now guys again वही मैंने आपको बताया था ना कि K और T में जो ग्राफ बनता है आपका कुछ लगभग इस टाइप का बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, या तो ग्राफ आपको ये वाला दे सकते हैं या ये वाला दे सकते हैं। इसमें ए ये वाला दिया हुआ है और गलत है सबके सब, ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया। अच्छा इसमें अच्छा मैं एक बात पूछता हूं, अगर इन केस अगर ये भी ना आपको पता होता ग्राफ, क्या आप तब कर सकते थे? या मैं कहूं कि मुझको थ्योरी नहीं पता थी इसकी, मतलब मुझे सिर्फ ये पता है कि k इक्वल्स टू ए इंटू ई माइनस ई ए बाई आर टी अरेनियस इक्वेशन है, सिर्फ ये पता है, तो तब क्या मैं इस ग्राफ को सोल्व कर सकता हूं? देखिए ये चीजें गाइस ट्रिक्स होती हैं, जो मैथ्स आपकी अच्छी है तो आप कर पाएंगे। देखिए अगर आप मैं देखूं अब जीरो और इनफाइनाइट के बीच में वैल्यू लगभग इसमें सबकी सेट हो रही है, बीच की तो मैं रेयरली थोड़ा डिसाइड कर पाऊंगा ना, इंक्रीजिंग हो रहा है डिक्रीजिंग में, इस पे इसमें कैसे कंपेयर करूंगा, वैल्यू नहीं दी हुई है। तो मैं कहा कि चलो ठीक है एक काम करता हूँ, टी और के की वैल्यू है तो मैं टी की वैल्यू जीरो केल्विन पे देखता हूँ, यानी के इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर जीरो हो गया, तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट हो गया माइनस साइन था ना, तो यानी ए अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटी की वैल्यू हो गई, क्योंकि ये ग्राफ रहता है ना लगभग ऐसे, तो ई की पावर एक्स है, ये एक्स है, एक्स इनफाइनाइट है तो ई एक्स भी इनफाइनाइट, ठीक है। तो माइनस साइन का इसमें बड़ा अच्छा रोल होता है क्योंकि ग्राफ डिफरेंट हो जाता है, तो ये हो गया, तो ओवरऑल क्या हो गया लगभग जीरो अप्रोक्सीमेटली, के की वैल्यू जीरो, यानी अगर मेरा टी जीरो है तो के मेरा जीरो होना चाहिए, टी इक्वल्स टू जीरो है तो के जीरो है, यस इसमें सही है, क्या इसमें सही है? नहीं, क्या इसमें सही है? नहीं, क्या इसमें है? नहीं, वैसे भी सही हो गया आपका, ठीक है। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा, ये छोटी छोटी वैल्यूज आप पुट करके देख लें तो हो सकता है सही हो जाए, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टेम्परेचर टी डिपेंडेंस ऑन रेट कॉन्स्टेंट वॉज फाउंड टू बी दिस, ठीक है। द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए एंड द एक्टिवेशन एनर्जी ए ई ए इज, गाइज कुछ नहीं है इसमें, सिंपल लोग के की वैल्यू दी हुई है माइनस 2000 अपॉन टी प्लस 6.0, इसको अगर आप कंपेयर करें के इक्वल्स टू ई की पावर ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी से, तो इसमें लोग ले लें एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, क्वेश्चन में इसमें लोग में दिया हुआ है तो लोग के इक्वल्स टू लोग ए, राइट गाइज, यानी 2.303 लोग के इक्वल्स टू 2.303 इंटू लोग ए माइनस ई ए बाई आर टी हो जाएगा, ठीक है। अब 2.303 से मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो लोग के इक्वल्स टू लोग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी हो गया। ये मैंने सिर्फ समझाने की पर्पज से किया है गाइस, आई होप आप डायरेक्ट कर पा सकते हैं तो आप कर लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको और इसको कंपेयर करूं तो यहाँ लिख दूं लोग के इक्वल्स टू 6.0 माइनस 2000 अपॉन टी, इसको राइट में क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि मैंने देखा है टेम्परेचर इधर है, इधर टेम्परेचर यहाँ है, तो मैंने थोड़ा अरेंज करने के लिए, ठीक है। तो लोग ए की वैल्यू हो गई आपकी 6 एंड ई ए अपॉन 2.303 आर, यानी ये वाली पूरी ये वैल्यू होगी, ये टी हटा दिया ना तो 2000। अब इसको अलग अलग सोल्व कर ले, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 8.314, ओके। सो ई ए की वैल्यू हो गई 2000 इंटू 2.303 इंटू 8.314, इससे सोल्व करके आपका 38.3 किलो जूल पर मोल आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन है गाइस सिंपल, ठीक है, ओके। लोग ए हो जाएगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻6, क्योंकि इस बार 10th पे बेस पे समझ है, तो कंफ्यूज मत होइए आप। तो ए 10⁻6, ये है 38.3, तो ऑप्शन जो आपका सही है क्या है डी। समझ में आपको, आई होप गाइज आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेट ऑफ ए रिएक्शन डबल्स व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 310, ठीक है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेसिकली डबल हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ सच ए रिएक्शन विल बी, वैसे तो वी नो कि k इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है, लेकिन इसमें जब दो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं तो k1 और k2 निकाल के माइनस कर दें तो आपको एक फॉर्मूला डिराइव होता है जो कि आपको सबको याद होना चाहिए। आई होप बहुत ही आसान है, लेकिन सिर्फ बस मैंने इसको समझाने के लिए बताया कि k1 इक्वल्स टू ए
इंटू ई की पावर माइनस ई ए वन बाई आर टी, के टू इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए टू बाई आर टी, दोनों को डिवाइड करके उनका लोग ले लें, वैल्यू कर लें, आंसर ये फॉर्मूला आ जाएगा ई ए बाई 2.303 आर इंटू 1/T2 माइनस 1/T1। ये हो गया, माइनस साइन है, ध्यान दीजिएगा। T1 की वैल्यू है 300, T2 की वैल्यू है 310, ई ए की वैल्यू पूछिए, आर की वैल्यू दी हुई है, K2 K1 की वैल्यू नहीं दी हुई है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, तो लेट जस्ट सपोज R इक्वल्स टू क्या है, K इंटू ए की पावर n, ठीक है। एट टेम्परेचर T K चेंज हो गया, तो R इक्वल्स टू K2 हो गया ए की पावर n, ठीक है। तो ये 2R है, ये R है, समझना आपको क्यों लिखा मैंने K1 एंड K2, क्योंकि टेम्परेचर चेंज किया, आप क्रिएट कांस्टेंट आपका चेंज हो रहा चाहिए, तो ये डबल हो जा रहा था टेम्परेचर चेंज करने पे, तो डिवाइड कर लें, ये हट गया, तो K1 अपॉन K2 की वैल्यू होगी हाफ। तो ओवरऑल जब इसको इधर लग जाएंगे तो K2 अपॉन K1 है, तो उल्टा हो जाएगा, यानी log 2 हो जाएगा इधर, इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू 8.314 विच इज गिवन इंटू 1/T2 माइनस T1 यानी 1/310 माइनस 1/300। इस पूरे को जब आप सोल्व करेंगे, ई ए को इधर उधर ले जाके ई ए की वैल्यू हो जाएगी 53.6 kJ पर मोल, ठीक है गाइस, समझ में आया? बस आपको ये पता होना चाहिए K1 K2 मैंने कैसे निकाला था, वो आसान था, राइट गाइस। सो आपका जो करेक्ट है ऑप्शन ए। गाइस देखिए ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, आपने अब तक देखा होगा सिर्फ 2 से 3 ही ऐसी इसमें फॉर्मूला है, रिएक्शंस हैं, जो टाइप के क्वेश्चंस है जो रिपीट होते रहते हैं। तो आपको ये लोग पता है, आपको K1 K2 नहीं निकाला जा रहा है, आपने देखा कि टेम्परेचर चेंज हुआ था तो मेरा रेट कांस्टेंट ऑब्वियसली चेंज हो रहा होगा, तो रेट के ऑर्डर में भी आपको K1 एंड K2 लिखना पड़ेगा, समझ में? सो अगर सपोज टेम्परेचर चेंज होता, किसी वजह से कुछ आपका रेट चेंज हो रहा है, सपोज कंसंट्रेशन चेंज करने पे, जैसा आपने पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि इसमें K को मैंने सेम क्यों लिखा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था उसमें। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज, कंसिडर रिएक्शन ये when concentration of both the reactants G and H is doubled, the rate increases by 8 times. However, when the concentration of G is doubled, keeping the concentration of H fixed, the rate is doubled. The overall order of reaction is. Now guys देखिए ये उसी टाइप के क्वेश्चन हो गए फिर से। सबसे पहले तो आप एक जेनरिक जो रेट है क्या बना दे, R इक्वल्स टू K इंटू जी की पावर सपोज X एंड H की पावर Y में इसका ये ऑर्डर मान लिया। ए और बी मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा, इसका ऑर्डर, इसका बेसिकली रीज़न ये है कि इट इज़ नॉट ऑलवेज कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पे लिखे जाएंगे, समझ में आया? तो एक्स एंड वाई जस्ट इनकी मुझे ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि ये जरूरी नहीं है कि ए और बी यहाँ पे ये हो, समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ गाइस, है ना? तो जब भी आप बनाएं तो ये इसको अलग से ही लिखें, इसके कोफिशिएंट ना माने, ठीक? ये एक्स और वाई की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है ए बी से, जो भी उसकी वैल्यू होगी कोफिशिएंट्स की, तो इस तरह से इसलिए मैंने एक्स वाई लिखा है, आप इस बात को गांठ मान ले। अब इन्होंने पहले ऑप्शन में कहा कि जो कंसिडरेशन ऑफ बोथ द जी एंड एच अगर डबल कर दे तो रेट 8 टाइम्स हो गया, तो 8 इंटू रेट हो गया व्हेन के इक्वल्स टू, के क्यों सेम रखा आप गाइस देखिए, क्योंकि टेम्परेचर कोई बात नहीं हो रही है, तो के सेम हो जाएगा, दोनों अगर मैंने डबल कर दिए तो हो गया ये 8 टाइम्स। अगर मैं क्या कर दूं कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ जी इज डबल्ड, ये एक्स है, एंड एच की फिक्स कर दी तो रेट 2 टाइम्स होता है। सिंपल गाइज, अब देखिए कुछ नहीं है इसमें, वही अगेन सेम का सेम। मैं क्या करता हूँ, 1 इसको इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको सेकंड को थर्ड, अब सेकंड इक्वेशन को पहले मैं थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, तो ये अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये रेट से रेट कैंसिल, ये 2 4 टाइम्स हो गया, तो 4 इक्वल्स टू, अब देखिए एच से एच कैंसिल, 2g से 2g पूरा का पूरा, ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, k से k, यानी 2 की पावर बेसिकली y हो गया, ठीक है? इसको आप कंपेयर करेंगे, y क्या हो गया 2, कैसे इक्वल्स टू 4 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू 2 हो गया, ठीक है ना? तो y इक्वल्स टू 2 हो गया आपका यहाँ पे। अब x की वैल्यू कैसे निकालूं मैं? x की वैल्यू निकालने के लिए मैं पहली इक्वेशन को तीसरी इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूं, इसको इस वाली डायरेक्शन से, यानी रेट अपॉन 2i ऑफ रेट इक्वल्स टू k इंटू जी की पावर x, है ना, अपॉन k इंटू 2g की पावर x इंटू h
की पावर y अपॉन h की पावर y की 2 है तो 2 भी लिख लो, y कुछ भी लिख लो, कुल मिला के कटने वाली है तो ठीक है, ये कट गया, ये बचा। g से g कैंसिल, k से k कैंसिल, यानी 1/2 की पावर x हो गया। ये रेट से रेट कैंसिल, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर x। कंपेयर करें तो x की वैल्यू होगी 1। सो x की वैल्यू होगी 1, y की वैल्यू होगी 2। तो ओवरऑल जो ऑर्डर रिएक्शन का पूछा गया था यानी x प्लस वाई हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी 3। समझ में आ गाइज आपको? सो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट गाइज।